नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत खास स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, इस एक बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबरें 7 बजे की। तो मध्य प्रदेश में निवेश का निमंत्रण दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। बेंगलुरु के दौरे पर वो रहे, उद्योगपतियों से क्या चर्चा हुई इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। और क्या अब कांग्रेस में कॉर्पोरेट कल्चर की शुरुआत होने वाली है, आखिर किस फैसले पर घमासान छिड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, यह भी आपको बताएंगे। और किसान वॉलंटियर पर रार छिड़ गई है, किसानों के जो नुकसान होते हैं उस पर अब किस तरह से आकलन को लेकर के सियासत हो रही है मध्य प्रदेश में, यह खबर भी आप देखिए इस बुलेटिन में। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जबलपुर का कातिल पुजारी ने किस तरह से षड्यंत्र रचा और एक पूरे मौत की वारदात को उसने अंजाम दिया। फर्जी शिक्षकों का भंडाफोड़ भी करेंगे इस बुलेटिन में। और भ्रष्टाचार का चेक डैम जो 8 महीने में दोबारा बह गया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और क्या शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से कोरोना हुआ है, यह भी आप देखिए इस बुलेटिन में। सबसे पहले रुक कर लेते हैं दतिया का। दतिया में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान गोली चलने से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में एसपी दफ्तर के बाहर फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही युवक को बंदूक के भी जब्त कर लिया गया है। साथ ही कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान सड़क पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। बता दें कि दतिया में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। तो तस्वीरें आप देखिए कांग्रेस के प्रदर्शन में किस तरह से फायरिंग हो गई। और यहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको इंदौर से बता दें, पुलिसकर्मी का ट्रैवल संचालकों से विवाद के मामले में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हंस ट्रैवल्स के कर्मचारियों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ट्रैवल संचालकों पर सुबह कार्रवाई हुई थी। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की थी। और देखिए मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, बाकायदा हमने हाईलाइट किया हुआ है। और एरो जहां पर है वहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर मारपीट की जा रही है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस पूरी मारपीट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने है। तो आज सुबह ही ट्रैवल संचालकों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। मारपीट के मामले से जुड़ी हुई गिरफ्तारी हुई थी। पुलिसकर्मी से मारपीट की थी हंस ट्रैवल्स के संचालकों ने और अब यह वीडियो भी सामने आ गया है। कहते हैं कि जब इश्क परवान चढ़ता है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है और फिर इश्क को पाने की चाहत में कुछ ऐसा कर जाता है कि जिंदगी भर इंसान के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। जबलपुर में भी एक मंदिर में पूजा पाठ करने वाले पुजारी को शादीशुदा महिला से ऐसा इश्क हुआ कि अपनी प्रेमिका को पाने के लिए पुजारी ने प्रेमिका के पति को ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब प्रेमिका की चाहत रखने वाले पुजारी आशिक को मिली है जेल की काल कोठरी। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर में एक प्रेमी शादीशुदा महिला के प्रेम में इस कदर पागल हुआ कि 18 साल बड़ी प्रेमिका को पाने के लिए उसके पति की ही हत्या कर दी और प्रेमिका को पाने के ख्वाब देखने लगा। लेकिन पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी विवेक दुबे और उसके अन्य 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। कि जो मृतक था उसकी पत्नी का संबंध एक विवेक दुबे नाम के लड़के के साथ था। तो विवेक दुबे ने अपने अन्य 2 साथी के साथ इस घटना को करना उन्हें स्वीकार किया और इसमें तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि बकी थाना क्षेत्र के निगरी गांव में 2 अगस्त की रात 50 वर्षीय मुकेश झरिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी और मुख्य आरोपी के प्रेम प्रसंग की बात घर में पता चलने के बाद महिला ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला को पाने के लिए उसके पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और घटना के करीब 1 महीने पहले मृतक के गाँव जाकर पूरी प्लानिंग कर ली। विवेक का प्रेम प्रसंग मुकेश मृतक की पत्नी से था। तो जब इसके मुकेश को इस बात का पता चला होगा और ये बात जब विवेक को पता चली होगी तो फिर विवेक ने सोचा होगा कि किसी भी तरह से वो मुकेश झरिया को रास्ते से हटाए और तब अपने साथियों के साथ मिलकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया।
प्रेमिका के पति को मारने के लिए आरोपी ने अपने अन्य 2 साथियों को पैसे देने के लालच से तैयार किया और 2 अगस्त की देर रात मुकेश झारिया की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की सरकार की मंशा पर शिक्षक पानी फेरते नजर आ रहे हैं। मुरैना ब्लॉक के हरफूल का पुरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कोरोना काल से ही ताला लगा हुआ है और पढ़ाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई है। शिक्षक लापरवाह बने हुए हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर है मुरैना ब्लॉक के हरफुल का पुरा गांव स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय की, जहां कोरोना काल के बाद से शासकीय प्राथमिक विद्यालय में ताला बंद है और शिक्षक लापरवाह बने हुए हैं। यहां एक सरकारी शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन दोनों ही शिक्षक स्कूल पहुंचना जरूरी नहीं समझते। इतना ही नहीं, यहां कोरोना काल से कोई अधिकारी भी नहीं पहुंचा है। अगर छात्रों की बात करें तो स्कूल में 36 बच्चे दर्ज हैं, जो सिर्फ कागजों में पढ़ रहे हैं, जिनके लिए मध्याह्न भोजन से लेकर किताब कॉपी भी रिकॉर्ड में पहुंच चुकी है। वहीं अब स्कूल पर ग्रामीणों ने भी धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। ये लॉकडाउन से ज्यादा मतलब दिक्कत है। जाना मास्टर आवत लोग बाग डरने के बाद उस मास्टर पर आप तो देख ले सकल तो भाई डरने के बाद आवत ना स्कूल तो सही लॉकडाउन पे से बंद है। उस दिन से तो कोई आया ही नहीं है, कागजों में ही चल रहे हैं, कोई बच्चे नहीं है। अभी तो बच्चे है, मास्टर आते नहीं है पैसे तो यहाँ पे कच्चू आना जाते हैं, कुछ प्राइवेट में भेज रहे हैं और क्या करेंगे, तो बच्चे वैसे खराब देखे रहेंगे। स्कूल को लेकर जब एक पूर्व अतिथि शिक्षक से पूछा गया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि स्कूल लंबे समय से बंद पड़ा है और स्कूल को कभी-कभी सरपंच के घर पर संचालित किया जाता है। सरपंच के यहाँ इसी खोलने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसी स्कूल में बच्चे 37 के करीब है। वहीं मामला मीडिया में सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ये प्रकरण आप लोग संज्ञान में लेके आए हैं, इसमें हम लोग इमीडिएटली चेक कराएंगे। तो अगर ऐसी आवश्यकता है कि बच्चों की मैपिंग निकटस्थ स्कूल में नहीं हुई है तो हम लोग रीडिप्लॉयमेंट के तहत भी कुछ टीचर्स को वहां पे अटैच करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन के निर्देश पर कब तक अमल होता है और शासकीय प्राथमिक स्कूल में नियमित पढ़ाई कब तक शुरू हो जाती है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24, मुरैना। कांग्रेस मुख्यालय में शाम 6 बजे के बाद कार्यकर्ताओं के लिए नो एंट्री रहेगी। इतवार छुट्टी रहेगी। ये सुनकर आप भी जरूर हैरान होंगे, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के हर गेट पर यही तख्तियां लगी हुई थी ताकि कांग्रेस दफ्तर में बेवजह भीड़ ना जुटे, सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही सियासी एक्टिविटी हो सके। खैर, कांग्रेस के इस फरमान का विरोध खुद पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। सिर्फ कुछ घंटे में ही तख्तियों को फाड़ दिया गया, सफाई भी दी गई, लेकिन वो सफाई ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हजम हो रही है और ना ही बीजेपी को। तो कांग्रेस की नो एंट्री पर किस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, इस रिपोर्ट को देखते हैं। कांग्रेस की हकीकत को छिपाने की कोशिश करते कांग्रेस के ये दोनों प्रवक्ता फेल साबित हुए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के मेन गेट पर लगी तस्वीरों पर मीडिया की नजर उनसे पहले पड़ चुकी थी। आप भी देख लीजिए आखिर कांग्रेस के किस फरमान पर दिन भर बवाल कटा है। जाहिर है देश की सबसे पुरानी पार्टी में कॉर्पोरेट कल्चर आसानी से हजम नहीं होगा, इसलिए मेन गेट पर लगे बोर्ड को फाड़ दिया गया। लेकिन बोर्ड फाड़ने वालों के इतर एक सीनियर प्रवक्ता की तरफ से शाम 6 बजे के बाद नो एंट्री के बोर्ड पर सफाई दी गई कि हजारों कार्यकर्ताओं के छोड़ जाने के बाद भी पीसीसी मुख्यालय में बेवजह की भीड़ जुटती है, इसलिए दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता आते हैं, ट्रेन से सुबह की आते हैं, 6 बजे के बाद पहुंचते हैं, कोई नहीं मिलता, वो हताश होकर फिर वापस जाते हैं या परेशान होकर उन्हें रुकना पड़ता है। इस समय के हिसाब से वो समय पर आ सकेंगे और आने के बाद उनको कोई परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे आगंतुकों को आने की सूचना देने के लिए कि कर्मचारी कार्यालय में किस समय से किस समय तक बैठेंगे, किस समय से किस समय तक कर्मचारी आपको उपलब्ध रहेंगे, उसकी जानकारी के लिए बोर्ड लगा था। उसमें कोई त्रुटि थी तो उसको चेंज करके नई जानकारी के साथ में अंदर लगाया जाएगा। 24 घंटे गरीबों मजलूमों के साथ खड़ी रहने के दावे करने वाली कांग्रेस से ये उम्मीद उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं होगी। जाहिर है 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही आम लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए मौजूद रहने के फरमान पर बीजेपी को मौका मिल गया है। नहीं, उन्होंने चिंता की है शाम को 6 बजे के बाद की, तो कांग्रेस के कल्चर को जानने वाले लोग इस बात को स्वाभाविक मानते हैं। राजनीति के क्षेत्र में होने वाला दल, समाज सेवा के लिए समर्पित होने वाला दल कैसे किसी दिन अवकाश पर हो सकता है?
तो स्पष्ट दर्शाता है कि ये इटालियन सोच है, कॉरपोरेट कल्चर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कांग्रेस के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। विधानसभा में 66 विधायकों में से अब 63 विधायक बचे हैं। लोकसभा की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी गंवा चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि कहीं नहीं तो कम से कम उनकी सुनवाई कांग्रेस मुख्यालय में तो जरूर होगी। खैर, कांग्रेस अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उम्मीद है कि इतनी ठोकरों के बाद कांग्रेस जरूर संभलेगी और जनता की मुकम्मल आवाज बनेगी। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जहां दिग्गज उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की, वहीं दूसरे उद्योगपतियों से राउंड टेबल चर्चा भी की। रिपोर्ट देखते हैं। बेंगलुरु में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 और राउंड टेबल चर्चा की, जिसमें 1375 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हैं। राउंड टेबल चर्चा में 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं 30 से ज्यादा बड़े उद्योगपतियों से सीएम ने 1-to-1 चर्चा की, जिसमें 10 से ज्यादा औद्योगिक संगठन और 15 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों ने भाग लिया। 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की है। कर्नाटक राज्य और आसपास के निवेशकों के माध्यम से ये सहभागिता हुई है। 30 से अधिक उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग की गई। जब से डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है, तब से ही मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की कवायद में जुटे हुए हैं। प्रदेश से बाहर मुंबई, कोयम्बटूर और अब बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मुलाकात कर निवेशकों को प्रदेश आने का न्योता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर का रुख करते हैं। NSUI की भूख हड़ताल खत्म हो गई है। जीतू पटवारी ने छात्रों को जूस पिलाकर धरना खत्म किया है। 7 दिनों के अल्टीमेटम के बाद हड़ताल खत्म किया गया है। 7 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 दिनों से भूख हड़ताल पर NSUI के छात्र बैठे हुए थे। कई छात्रों की तबियत खराब हुई। पुलिस की टीम भी इन्हें यहां से उठाने के लिए पहुंची हुई थी। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, रामधुन का यहां पर भजन हुआ और अब आप देखिए जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे और 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद अब धरना खत्म हो गया है। प्रवीण उपाध्याय जो कि कांग्रेस के विधायक रहे हैं, वो भी यहां पर मौजूद रहे, समझाइश दी और इसके साथ ही चेतावनी की यदि 7 दिन के अंदर NSUI के कार्यकर्ताओं की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती है तो फिर ये उग्र आंदोलन करेंगे। तो पटवारी ने छात्रों को जूस पिलाया और भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है। तो 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। फर्जी BEd कॉलेजेस को मान्यता देने के मामले को लेकर के लगातार NSUI के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया हुआ है। अलग अलग इनकी कई मांगे हैं और नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, बताइए अपडेट, आखिरकार इनका भूख हड़ताल खत्म हुई? देखिए 4 दिनों से ये लगातार इनकी हड़ताल चल रही थी, भूख हड़ताल चल रही थी। NSUI के जो कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि जो BEd कॉलेजों की जो गलत तरह से मान्यता दी गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन समिति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लेकिन उसी को लेकर लगातार गतिरोध जारी था और आज जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचे और उनको से बातचीत करी। उसके साथ ही कुलपति को वहां से फोन लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन कुलपति ने फोन नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि छात्रों की लगातार तबियत बिगड़ रही है। उसके बाद उन्होंने उनसे बात करने के बाद उनको जूस पिलाया और उनकी जो हड़ताल थी उसको फिलहाल खत्म करा दिया। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय को भी 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि कार्रवाई करें जो उनकी NSUI की मांग है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन फिर से वो NSUI की कांग्रेस के साथ मिलकर खड़ा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर। और खबर भोपाल से, रचना नगर में 12 लाख की लूट के मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। मंत्री विश्वास सारंग मौके पर पहुंचे हुए हैं। आवास संघ के प्रोजेक्ट इंजीनियर मेंटेनेंस इंचार्ज की सेवा समाप्त कर दी गई है। रचना टावर पर चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर आपत्ति जताई गई है। शराब कारोबारी के ऑफिस में 12 लाख रुपए की लूट हुई थी। और इस वक्त की बेहद अच्छी खबर पेरिस ओलंपिक से बता दें, भारत को चौथा मेडल मिल गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गेम है, राष्ट्रीय खेल है, हॉकी में भारत को ब्रोंज मेडल मिल गया है। आखिरकार भारत ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। देखिए लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि भारत ब्रोंज मेडल अपने नाम कर सके और देखिए ब्रोंज मेडल भारत को मिल गया है। इस पेरिस ओलंपिक में भारत को ये चौथा मेडल है। स्पेन को 2-1 से आखिरकार भारत ने हरा दिया है। इंडिया इससे पहले 2-1 से आगे चल रहा था। हरमनप्रीत ने पेनल्टी पर दूसरा गोल किया। अब तक हरमनप्रीत 10 गोल कर चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत और स्पेन के बीच ब्रोंज मेडल मैच जीत लिया है भारत ने। आपको बता दें तीसरे क्वार्टर के बाद भारतीय टीम 2-1 की बढ़त पर थी और ये बढ़त उसने लगातार बनाए हुए रखा। 33वें मिनट पर कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया और हरमनप्रीत
उनको ये जीत की पूरी दारोमदार था उनके ऊपर, और देखिए उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी थी बखूबी निभाई और उन्होंने देखिए इस पूरे मैच में पेरिस ओलंपिक में 10 गोल किए हैं। भारत को चौथा मेडल और पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिल चुका है। स्पेन को 2-1 से हराया। हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 पर बराबर था। 18वें मिनट में मार्क मिरालेस पोर्टिलो ने पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया और देखिए स्पेन को भारत ने हरा दिया है 2-1 से। पिछले बार भी अगर टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो भारतीय टीम ने जर्मनी को हराया था और इस बार स्पेन को हरा करके भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ आपको बता दें भारतीय डिफेंडर अमित रोहितदास की बैन से वापसी हुई है और पी श्रीजेश करियर का ये आखिरी मैच खेल रहे थे। उनके लिए भी ये जो जीत है बहुत बड़ी जीत है पूरे भारत के लिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है और ऐसे में सबको उम्मीद थी कि इस बार भी हॉकी में भारत कमाल करेगा और देखिए हॉकी में भारत ने कमाल कर दिया है। 2024 में अब तक किस देश के पास कितने मेडल है वो भी हम आपको लगातार बताते रहे हैं। इससे पहले 3 ब्रॉन्ज मेडल हम जीत चुके हैं और अब देखिए एक और ब्रॉन्ज मेडल हमने जीत लिया है। भारत के अब 4 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। हॉकी में सबको उम्मीद थी कि यहां पर जरूर कुछ कमाल करेगी भारतीय टीम और देखिए कमाल कर दिया। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बड़ी खुशखबरी, आखिरकार भारतीय टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीत ही लिया। बिल्कुल आकांक्षा, 10 दिन बाद चौथा मेडल हमारे पास आया, चौथा ब्रॉन्ज मेडल आ गया है और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि 3 मेडल पर हम काफ़ी दिनों से अटके हुए। तो हॉकी में उम्मीद थी कि इस बार गोल्ड आएगा, मगर हम सेमीफाइनल में हार गए थे नीदरलैंड से। मगर स्पेन को हरा के हमने ये बता दिया है कि इस बार हॉकी टीम जो गई थी वो उसी जोश के साथ गई थी जिस तरीके से 2020 टोक्यो ओलंपिक में गई थी, क्योंकि वहाँ भी हमने ब्रॉन्ज जीता था और लगातार दूसरी बार हमने दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता है। तो हमारी हॉकी टीम को बधाई है बहुत सारी। और श्रीजेश जो हमारे गोलकीपर थे उनका ये आखिरी, उन्होंने कह दिया था कि ये ओलंपिक उनके लिए आखिरी होगा और ओलंपिक के बाद वो संन्यास की घोषणा पहले ही कर चुके थे। तो देखिए एक अच्छी विदाई उनको दी गई है क्योंकि गोलकीपर श्रीजेश ने जिस तरीके से इस बार परफॉर्मेंस दी है मतलब काबिले तारीफ रही और उनके लिए एक अच्छा मेडल ये भारतीय टीम ने उन्हें दिया है, ब्रॉन्ज मेडल दिया। हालांकि उम्मीद थी गोल्ड की, मगर चलिए ठीक है, ब्रॉन्ज भी हमारे लिए काफी है। और देखिए जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमारे पास अब 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। पॉइंट टेबल में हमने लंबी छलांग भी इस समय लगा ली है और उम्मीद है कि आज नीरज चोपड़ा भी एक मुकाबले में फाइनल में खेलने वाले हैं। बिल्कुल, रात 12 बजे वो मैच होगा विशाल, और सबकी नजरें उस पर टिकी हुई है कि क्या गोल्ड पर ही वो इस बार जेवलिन थ्रो करेंगे। लेकिन इसके साथ ही विशाल, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भी दोनों गोल दागे और ये दोनों ही गोल पेनल्टी कॉर्नर पर आए हैं और इस बार उन्होंने सीधे 10 गोल दागे, यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी और देखिए उन्होंने पूरी जो कप्तानी पारी होती है वही खेली। बिल्कुल, कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगर मैं बताऊं तो डिफेंस उनका काफी मजबूत रहा। इस बार वो डिफेंस में भी अच्छा किया और जब जब पेनल्टी कॉर्नर में गोल का उनको मौका दिया गया तब उन्होंने गोल दागे और गोल दागे भी ऐसे कि सीधा जीत मिली है और सीधा ब्रॉन्ज हमारे पास आ गया है। और डिफेंस इस बार जो कप्तान का था वो कप्तानी हमेशा दिखी, डिफेंस भी शानदार रहा और गोल दागने का जब मौका आया तो गोल भी उन्होंने दागा। तो ये कप्तान जो है हरमनप्रीत और खासकर श्रीजेश की जो मैं बात कर रहा हूँ गोलकीपर, इन दोनों की जो काबिले तारीफ परफॉर्मेंस रही है इस बार ओलंपिक में, जिससे हमने इस बार ओलंपिक में फिर से लगातार दूसरी बार जो है ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया है। और ये बता रहा है कि हमारे जितने भी और खिलाड़ी जो अब खेलने वाले हैं बिल्कुल उनके लिए काफी अच्छा एक संदेश भी गया है। बिल्कुल विशाल, हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 पर बराबर था। तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ, 15 मिनट का खेल बचा हुआ था और 2-1 की लीड पर था इंडिया। तो इससे भी ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उस 15 मिनट को किस तरह से टीम इंडिया ने डिफेंड किया है। सभी ने एकजुटता दिखाई और देखिए ब्रॉन्ज मेडल हमारा हुआ है। बिल्कुल, तो जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी, डिफेंस भी अच्छा हो रहा था, लगातार अटैक भी किया जा रहा था। तो एक टीम गेम जो था वो दिखाई दिया, वो एनर्जी दिखाई दी। वो उस दिन जिस दिन सेमीफाइनल का मुकाबला था उस दिन जिस तरीके से एक टाइम के बाद हम आखिरी के 10 मिनट में हार से गए थे, तो वो आज एनर्जी वैसी दिखी नहीं। आज एनर्जी बहुत हाई थी, जोश हाई था और टीम गेम दिख रहा था। और आखिरी में देखिए कि हम आज जीत गए हैं। भारतीय टीम फिर से जो है परचम लहरा चुकी है स्पेन को 2-1 से शिकस्त देने के बाद ब्रॉन्ज फिर से मिल चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विशाल।
हमें पूरा समझाने के लिए कि आखिर भारत को जो चौथा मेडल मिला है, जो ब्रोंज मेडल इंडिया ने जीता है हॉकी में, वो कितना महत्वपूर्ण है और कितनी मेहनत और कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए आज लगातार दूसरे ओलंपिक में भारतीय टीम ने ब्रोंज मेडल हासिल किया। और जैसा कि हमारे संवाददाता स्पोर्ट्स रिपोर्टर विशाल बता रहे थे कि श्री राजेश के लिए जो आज का मैच था वो कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये उनका आखिरी मैच होगा। और देखिए आखिरी मैच में उन्हें कितनी शानदार ये विदाई मिल रही कि पेरिस ओलंपिक में हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीत लिया है। लगातार हम आपको देखिए पूरा टैली भी बता रहे हैं कि हमारे पास गोल्ड तो नहीं है, लेकिन 4 ब्रोंज हमें जरूर मिले हैं। लेकिन अब भी सबकी उम्मीदें टिकी हुई है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर। आज रात 11:55 पर उनका मुकाबला होगा और शायद हमारी वो जो उम्मीद है वो पूरी हो जाए कि भारत को एक बार फिर से गोल्ड मिले। टोक्यो ओलंपिक में हमने वो सुनहरी रात देखी थी और आज फिर उसी सुनहरी रात की सबको उम्मीद है। और देखिए ब्रोंज पर एक बार फिर से कब्जा किया है भारतीय हॉकी टीम ने। टोक्यो ओलंपिक में भी हमने जर्मनी की टीम को हराया था और अब पेरिस ओलंपिक में हमने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रोंज अपने नाम कर लिया है। तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में चौथा मेडल जीत लिया है। टीम इंडिया ने ब्रोंज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा दिया है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत पूरी जीत की जिम्मेदारी वो उठा रहे थे और देखिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा करते हुए उन्होंने 2 शानदार गोल किए हैं। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh।